नमस्ते बच्चों। देखो आज अपन बात करने वाले संकरण की। संकरण निकालते कैसे हैं, यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोई भी एक मॉलिक्यूल देगा, कोई भी एक अणु दे देता है और उसमें संकरण पूछता है, तो इसमें संकरण कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर अपन संकरण निकालने की बात कर रहे हैं, ट्रिक से कि संकरण कैसे निकाला जाता है। आप लोगों को आराम से समझ में आएगा, तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना आपको। देखो यहाँ पर मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पर पहला जो अणु है वह है PCl5, PCl3, NH3, ICl2- H2O वगैरह। इन सब अणुओं में सबसे पहले अपन को केंद्रीय धातु परमाणु पहचानना होता है कि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन सा होता है, क्योंकि संकरण अपन हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु में निकालते हैं। तो देखो पहला जो मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर आप लोग जब देखोगे PCl5 दे रखा है, और PCl5 के अंदर हमको पता है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु कौन होता है, फास्फोरस होता है। इसमें भी कौन है, फास्फोरस। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, नाइट्रोजन। इसमें कौन है, आयोडीन। जो एक होता है ना वो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और साथ में उसके एडजेसेंट एटम या अपन बोल सकते हैं कि सहयोगी परमाणु लगे होते हैं। तो इसमें देखो PCl5 में फास्फोरस तो अपना केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, इसके साथ जुड़े हुए जो क्लोरीन है ये सहयोगी परमाणु हो गए। जैसे PCl3 में भी फास्फोरस केंद्रीय धातु परमाणु और Cl संयोगी परमाणु हो गया। इसी तरह से अमोनिया है, ICl2- में I केंद्रीय धातु परमाणु। H2O में ऑक्सीजन होता है, वो केंद्रीय धातु परमाणु होता है। BF3 में बोरोन, एल्यूमिनियम क्लोराइड में Al, और CO2 के अंदर कार्बन होता है, और ClF3 के अंदर क्लोरीन होता है। इसी तरह से कुछ मॉलिक्यूल्स अगर मैं और लिखना चाहूँ जैसे SF4, तो इसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, सल्फर है। तो सबसे पहले अपन को केंद्रीय धातु परमाणु पहचानना है, फिर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जो एडजेसेंट एटम है ना उनके बारे में पहचान ये एक बात पहचाननी होती कि जो केंद्रीय धातु परमाणु उसके साथ जुड़े हो हुए परमाणु की संयोजकता क्या है, यूनिवेलेंट है या बाईवेलेंट है, ये अपन को देखना है। बाईवेलेंट हो सकता है, ट्राईवेलेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ अपन को यूनिवेलेंट पहचानना है। तो मैं यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पे परमाणु बताए हुए हैं कि कौन से यूनिवेलेंट होते हैं। अब इसके अंदर अपन को सबसे पहले जब केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। जैसे फास्फोरस ग्रुप नंबर 15 का सदस्य होता है तो उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये अपन को पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ जो परमाणु हैं केंद्रीय धातु परमाणु उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ग्रुप नंबर 15 के सदस्य होते हैं। ये आवर्त सारणी में आप लोग जब देखोगे तो ग्रुप नंबर 15 के सदस्य, और सबके अंदर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपन को पता होना चाहिए। ग्रुप नंबर 16 के सदस्य होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, टेल्यूरियम वगैरह, तो इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अपने जो हेलोजेंस होते हैं ग्रुप नंबर 17 के जो सदस्य होंगे इनमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसी तरह से ग्रुप नंबर 18 के सदस्य जो नोबल गैसेज, अक्रिय गैस, विन्यास इनके पास होता है, और ये 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं। जैसे इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। ग्रुप नंबर 2 के सदस्य जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम वगैरह हैं, इनमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अपन को अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना है पूरे अणु के अंदर कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये मैंने आप लोग को बता दिया। अब देखो आगे अपन को एक बात मैं भी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एक संयोजी परमाणु, तो जितने भी हेलोजेंस होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबकी वैलेंसी -1 होती है। तो ये एक संयोजी हो गया, और जिनकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट या अपन बोल सकते हैं जिनकी संयोजकता +1 होती है उनको भी अपन मान लेते हैं। एक हाइड्रोजन आता है मैक्सिमम एलिमेंट्स के अंदर, जो हाइड्रोजन होता है वो भी अपना एक संयोजी परमाणु हो गया। जैसे CH3 किसी के साथ लगा हुआ तो ये भी एक संयोजी हो जाएगा। अब इसके बाद अपन को करना क्या है, तो एक संयोजी परमाणु पहचान लिया। अब इसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन काउंट करने कैसे करते हैं। जैसे अभी आप लोग वीडियो को देख के रोक के ही लिख लेना कि कौन कौन से केंद्रीय धातु परमाणु के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये आप लोगों को नहीं पता हो तो अगर पता है तो आराम से अपन निकालेंगे संकरण। देखो इसमें जैसे पहला मॉलिक्यूल है PCl5, इस PCl5 के अंदर 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए फास्फोरस के अंदर। अब इसके साथ अगर यूनिवेलेंट परमाणु कोई जुड़ा हुआ, एक संयोजी परमाणु जुड़ा हुआ, तो उनकी संख्या को यहाँ पर काउंट कर लिया जाता है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरीन को अपन काउंट कर लेंगे, कितने क्लोरीन है, 5। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 और 5 10। अब यहाँ पे मैंने बात करी इलेक्ट्रॉन युग्म की, तो युग्म कैसे बनता है, 2 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 10 में अगर 2 का भाग दोगे तो 5 इलेक्ट्रॉन युग्म आए। कितना है, 5। अभी संकरण में आप लोग को बता दूंगा, एक साथ बता दूँ। नाइट्रोजन भी ग्रुप नंबर 15 का सदस्य होता है, इसमें भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और हाइड्रोजन कैसे होते हैं, एक संयोजी होते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल, 5 और 3 8। 8 में 2 का भाग दोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म कितने आ रहे हैं, 4। इसी तरह से H2O की अगर अपन बात करें तो H2O जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 और 2 8। SF6 सल्फर होता है ग्रुप नंबर 16 का सदस्य, तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और साथ में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो 6 और 6 12।
तो यहाँ पर देखो 8 का आधा 4 हो गया, 12 का आधा 6 हो गया। इसी तरह से जिनोन हेक्साफ्लोराइड, तो जिनोन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप नंबर 18 का सदस्य होता है, साथ ही साथ इसमें 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो 8 और 6 14, 14 में 2 का भाग दोगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन युग्म हो गए यहाँ पर। XeF2 इसमें भी 8 और 2 फ्लोरीन है, तो 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग दोगे आप तो कितना आएगा 5। XeOF4, तो ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके साथ 2 प्रकार के आपको सहयोगी परमाणु देख रहे हैं, एक तो है ऑक्सीजन और एक है फ्लोरीन। और मैंने अभी बताया था कि अगर कोई भी बाईवेलेंट हो या ट्राईवेलेंट हो, एक संयोजी परमाणु के अलावा कोई भी परमाणु को अपने यहाँ पर काउंट नहीं करते, ओनली यहाँ पर यूनिवेलेंट एक संयोजी परमाणु की संख्या को काउंट करेंगे। तो 8 और 4 12, 12 का आधा हो गया 6। ICl2- आयोडीन इसमें केंद्रीय धातु परमाणु है, 7 दोनों। और यहाँ पर ये बोला जाता है किसी भी अणु के अंदर जब प्लस होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घटाए जाते हैं, और जब माइनस आता है तो इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर 7 और दोनों और 1 10, 10 में 2 का भाग दोगे आप तो कितना आया 5। तो इलेक्ट्रॉन युग्म अपन ने निकाल दिया 5 4 4 6 7 7 5। अब इस इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर ही संकरण निकाला जाता है। और मॉलिक्यूल्स है, मैंने अभी यहाँ बताया नहीं, शायद और होंगे, मैंने मॉलिक्यूल्स लिख रखे हैं, नहीं लिख रखे तो देखो यहाँ पर जैसे BF3 है, BeCl2 है, ClF3 है, इसी तरह से XeO3 है, XeO4 है। इनमें भी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं अपन तो 3 बोरोन के अंदर और 3 6 के आधे कितने हो गए 2, 6 के आधा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह से बेरिलियम ग्रुप नंबर 2 का सदस्य, तो 2 और 2 4 का आधा कितना होगा 2। इसी तरह से ClF3 7 क्लोरीन का और 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, 7 और 3 10, 10 का आधा कितना होगा 5। XeO3, अब जिनोन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 8 + 0, 0 क्यों किया कि जिनोन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ जो कि बाईवेलेंट होता है, तो अपन इसको काउंट नहीं करेंगे। 8 का आधा कितना होगा 4, ये 4 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर भी इनकी आकृतियाँ जब लास्ट में देखेंगे शेप्स जो होती है वो अलग अलग होगी, संकरण एक जैसा ही होगा इन सब में। देखो अब संकरण निकालने की बात आ गई तो मैं आप लोग को थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ये बात आप लोग लिख लो कि अगर इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 2 हो, अपन ने इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या निकाली, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है तो संकरण sp होता है और उसकी आकृति होती है रेखीय। ये कब होती है संकरण के आधार पर है, वेस्पर थ्योरी अपन पढ़ते हैं, वेस्पर थ्योरी में ये बोलते हैं पहला रूल यही है कि अगर केंद्रीय धातु परमाणु के साथ सबके सब लोन पेयर नहीं है, बॉन्ड पेयर होंगे, क्या बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये आकृति होती है संकरण के अनुसार। तो sp संकरण में आकृति होती है रेखीय। 3 अगर इलेक्ट्रॉन युग्म है तो उसका संकरण होता है sp2 और उसकी आकृति होती है त्रिकोणीय समतलीय ट्राइगोनल प्लेनर। 4 नंबर अगर अपन देखें 4 नंबर 4 इलेक्ट्रॉन युग्म तो संकरण sp3 होता है, उसकी आकृति अपन चतुष्फलकीय बोलते हैं। 5 है तो संकरण sp3d है और इसकी आकृति tbp त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 नंबर पे देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या 6 दे रखी है तो उसमें संकरण होता है sp3d2 और यहाँ पर संकरण कौन सा निकाल sp3d2 उसकी आकृति होती है अष्टफलकीय। अगर 7 इलेक्ट्रॉन युग्म दे रखे हैं तो संकरण होता है अपना sp3d3 त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इसको आप रोक के या तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके या लिख लो, उसके बाद आप लोग मॉलिक्यूल्स का संकरण आराम से निकालोगे। अब देखो अपन संकरण पे जाते हैं वापस। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन युग्म अपन ने देखा अगर 5 इलेक्ट्रॉन युग्म तो अपना संकरण कौन सा है sp3d2, आकृति कौन सी त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय हो जाएगी। इसमें देखो यहाँ पर NH3 5 और 3 8, तो इसका संकरण sp3 होगा। अब यहाँ पर देखो जैसे जैसे लोन पेयर की संख्या बढ़ती जाती है, लोन पेयर की संख्या कम होती जाती है, तो कई बार ऐसा होता है कि संकरण तो एक होता है पर उनकी आकृतियाँ अलग अलग होती है। ये अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि किस परमाणु की आकृति कैसी होगी, ठीक है। इसमें भी संकरण कौन सा है sp3, यहाँ पर ओनली मैं संकरण की बात कर रहा हूँ। इसका संकरण कौन सा है sp3d2। 7 इलेक्ट्रॉन युग्म है तो संकरण कौन सा है sp3d3। 5 है तो संकरण कौन सा है sp3d। 6 है तो संकरण कौन सा है sp3d2। 5 है तो संकरण कौन सा है sp3d, ठीक है। 5 है तो sp3d होगा, सॉरी d2 गलत बोल दिया मैंने, sp3d। 4 है तो sp3, 4 है तो sp3, 6 है तो sp3d2, 7 है तो sp3d3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2 और 5 है तो sp3d। इसी तरह से यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं, इसमें संकरण कौन सा होगा, 3 दे रखे इलेक्ट्रॉन युग्म तो sp2, 2 दे रखा तो sp, 5 दे रखा तो sp3d, 4 दे रखा है तो sp3,
4 दे रखा तो sp3। इस तरह से अपन संकरण आराम से निकाल सकते हैं किसी भी अणु के अंदर कि कौन सा संकरण है। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसका अगला जो वीडियो है आप लोगों को मैं बताऊंगा जिसके अंदर किसी भी परमाणु के अंदर जो आकृति होती है वह कैसे निकालती है, और उसके बाद सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जितने भी क्वेश्चंस आए उन सबको अपन सोल्व करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप लोग ढंग से देखना, बातें समझ में आएगी। जो चीज़ें मैंने बताई एक बार उनको लिख लेना, जिससे अगले वीडियो में आपको हेल्प मिले कि संकरण निकालने के बाद उसकी आकृति कैसे निकालते हैं। एक बार दोबारा देख लो आप लोग। संकरण निकालने के लिए सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु, तो केंद्रीय धातु परमाणु निकालिए। उसके बाद उस अणु के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करनी है, तो अपन ने यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी लिख लेना, एक बार याद कर लेना बार बार मॉलिक्यूल से, तो आप लोग आराम से निकाल पाओगे संकरण में। कुछ मॉलिक्यूल्स आपको दे रहा हूँ, तो आप लोग इनका संकरण निकाल के मुझे बता सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर अपन आपको दूँ मैं I3- NO2+, CH3+, SF4, इनके संकरण आप लोग को निकाल के बताने हैं मुझे। XpF2 और इन मॉलिक्यूल्स में कौन सा संकरण है ये आप लोगों को मुझे बताना है, तो आप लोग निकाल के कमेंट्स करना। थैंक यू।